हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल माइंडफुल कॉमर्स में। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉपिक इलेसिटी ऑफ डिमांड। इलेसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। न्यूमेरिकल्स उनके बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं और हर एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके कंसेप्ट्स को इतना क्लियर कर दूंगी कि आपका बिल्कुल भी कोई 1% डाउट भी नहीं रहेगा किसी भी चीज़ को लेके। तो आज हम बिल्कुल डिटेल स्टडी करेंगे इस चैप्टर की। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो प्लीज़ घबराइए मत। अगर आपने एक ये वीडियो देख लिया तो उसके बाद आपको किसी भी चैनल पे कोई भी वीडियोस देखने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। आपके सारे डाउट्स यहीं क्लियर हो जाएंगे। सारे डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो भी आप इजीली सीख लेंगे और सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है या कैसे हमें फॉर्मूलेस पुट करने हैं वो भी सब आप इजीली इस वीडियो में सीख जाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए आप, और साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है इलेसिटी ऑफ डिमांड। चलिए आइए समझते हैं अब इलेसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है या वो किसी भी कमोडिटी की प्राइस कम या ज़्यादा होती है तो उसका जो होता है वो अपोजिट इफेक्ट जो होता है वो डिमांड पे पड़ता है, यानी डिमांड भी कम या ज़्यादा होती है। अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है उस गुड्स की, और अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो उस गुड्स की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें सिर्फ ये बताता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में भी चेंज होता है, बट लॉ ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताता है कि कितना प्राइस चेंज हुआ और उसकी वजह से कितनी परसेंटेज डिमांड में चेंज हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, जबकि इलेसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि इलेसिटी ऑफ डिमांड हमें मैग्नीट्यूड बताता है और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज बताता है कि किस परसेंटेज से प्राइस में चेंज हो रहा है और उसका इफेक्ट जो डिमांड पे पड़ रहा है वो कितना परसेंट पड़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, अगर मैं कहती हूँ प्राइस 10% कम हो गया तो उसकी वजह से डिमांड जो हो गई वो 20% बढ़ गई, यानी प्राइस 10% कम हुआ और डिमांड 20% बढ़ गई, यानी जो डिमांड है वो प्राइस से ट्वाइस बढ़ गई, क्योंकि प्राइस 10% है और डिमांड 20% है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो भी डिमांड है वो प्राइस के 10% चेंज होने की वजह से डिमांड में 2 टाइम ग्रेटर चेंज आया। तो इलेसिटी ऑफ डिमांड हमें यही बताता है कि कितना परसेंट प्राइस में चेंज होने से कितना परसेंट डिमांड में चेंज होता है। तो इसीलिए हम इलेसिटी ऑफ डिमांड को क्वांटिटेटिव चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जबकि इलेसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। चलिए मोटे तौर पे इलेसिटी ऑफ डिमांड को 3 पार्ट में बांटा गया है: प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ते हैं प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आया। इधर 2 वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, एक प्राइस और एक क्वांटिटी डिमांडेड। उसी तरह से जो इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ते हैं इनकम में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज या हमारी डिमांड में कितना चेंज हुआ वो हम पढ़ते हैं इनकम इलेसिटी ऑफ डिमांड पे। जैसे कि चेंज इन इनकम एक फैक्टर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, तो इस फैक्टर में चेंज होने की वजह से भी डिमांड मार्केट में कम होती है या बढ़ जाती है। तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलेसिटी में हम 2 तरह के गुड्स को पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। को बहुत अच्छे से पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं टी एंड कॉफ़ी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं कार एंड पेट्रोल। यानी इनकी प्राइस में चेंज होने की वजह से उसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड में क्या असर पड़ता है, तो ये हम पढ़ते हैं क्रॉस इलेसिटी ऑफ डिमांड में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्राइस इलेसिटी ऑफ डिमांड से।
चलिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, ये हम पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अगर 10% प्राइस कम हो गई किसी भी कमोडिटी की तो उसकी डिमांड 20% इंक्रीज़ हो गई। और इसका अपोजिट ये भी हो सकता है कि अगर 10% प्राइस बढ़ गई किसी भी कमोडिटी की तो उसकी जो डिमांड है वो 20% कम हो गई। यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल है। तो प्राइस इलास्टिसिटी में हम ये पढ़ते हैं कि कितने परसेंट से या किस रेशियो से प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के लिए हमारे पास में 4 अलग अलग मेथड्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि कौन कौन से मेथड्स के द्वारा हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने के लिए बेसिकली हमारे पास में 4 मेथड्स हैं। पहला है परसेंटेज और प्रोपोर्शन मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा है पॉइंट और ज्योमेट्रिकल मेथड और चौथा है आर्क मेथड। तो चलिए आइए सबसे पहले हम समझते हैं प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन मेथड का क्या मतलब होता है। प्रोपोर्शनेट मेथड के द्वारा जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी ऊपर हम हमेशा लिखेंगे कि कितना परसेंटेज क्वांटिटी में चेंज आया और नीचे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे कितना परसेंटेज हमारी प्राइस में चेंज आया। स्टूडेंट्स प्लीज़ याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को रिवर्स मत कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। ऊपर हमें हमेशा जो हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड वो लिखना है और नीचे हमेशा जो हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं प्राइस वो लिखना है। तो प्लीज़ भूलिएगा नहीं, ओ एक्स एक्सिस वाले को ऊपर लिखना है और ओ वाई एक्सिस वाले में जो भी हम ग्राफ बनाते समय शो करते हैं, जो भी लेबल करते हैं, ओ वाई एक्सिस पे जो प्राइस को लेबल करते हैं तो प्राइस को हमें नीचे लिखना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है, 2 तरह के फॉर्मूले हैं। पहला तो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है 10% चेंज इन प्राइस द डिमांड विल चेंज बाय 20%, तो जो डिमांड है वो 20% से चेंज हुई तो आपको 20 ऊपर लिखना है और 10% से प्राइस चेंज हुई तो नीचे 10 लिखना है और जो परसेंट है वो एक दूसरे से कट हो जाएगा तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो 20/10 बनेगा। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कितनी है, 2। अगर आपको डायरेक्टली परसेंटेज के फॉर्म में क्वांटिटी डिमांडेड एग्जाम में दे दिया जाता है क्वेश्चन में, या डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया जाता है तो आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले में पुट करना है। बट इतना ईजी क्वेश्चन एग्जाम्स में देते नहीं हैं तो हमें इस फॉर्मूले को फर्दर डिराइव करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मूले को और ब्रेक करते हैं और डीपली समझते हैं। सबसे पहले लिखा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें कैसे निकालना पड़ता है, अगर हमें परसेंटेज के फॉर्म में नहीं दे के रखा है, इनिशियल क्वांटिटी और करंट क्वांटिटीज़ दे के रखी हैं जो मार्केट में डिमांड हो रही हैं, तो हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालना है, उसको निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन क्वांटिटी और क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। तो ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जो हमारी इनिशियल क्वांटिटी मार्केट में डिमांड होती थी वो होती थी 40 और जो एट प्रेजेंट हमारी चेंज आया है क्वांटिटी डिमांड में है वो है 50। तो इधर जो आप देख रहे हैं डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करता है चेंज इन क्वांटिटी। कितना चेंज हुआ, पहले 40 था अब हो गया 50, तो चेंज आया हमारे क्वांटिटी में 10 रुपीज़ का। तो डेल्टा क्यू में हम क्या लिखेंगे, जितना क्वांटिटी चेंज हुआ है उसको आप चाहे इनिशियल क्वांटिटी से Q0 से Q1 को माइनस करो, चाहे Q1 से Q0 को माइनस करो। यहाँ पे आपको माइनस जो साइन होता है वो इग्नोर करके चलना होता है, माइनस साइन को आपको ध्यान नहीं रखना होता है। अगर आप 40 को 50 से माइनस करोगे तो -10 आएगा, तो भी आपको प्लस का 10 लेना है, और अगर 50 को 40 से करोगे तो वो तो +10 ही आएगा। तो अगर आप कैसे भी माइनस करते हैं या डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी कैसे भी निकालते हैं, अगर वो नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव साइन आप इग्नोर करना है। तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी चेंज हुआ, पहले 40 था, अब बढ़ के जो डिमांड है वो 50 हो गया, तो चेंज इन क्वांटिटी आया 10 और
क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी जो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, जो कि कितनी है 40 इंटू 100। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 25%। इसका मतलब चेंज इन डिमांड कितना हो गया 25%। उसी तरह से अगर हम प्राइस ले लेते हैं किसी कॉमोडिटी का, पहले प्राइस था 60 तो उस पर मैं क्वांटिटी डिमांडेड करती थी 40, अब प्राइस हो गया 30 तो मैं क्वांटिटी डिमांड करती हूँ 50। तो परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस कितना आया, कितना चेंज हुआ 60 माइनस 30, 30 चेंज इन प्राइस 30 और ओरिजिनल जो मेरा प्राइस था वो 60 था इंटू 100, सॉल्व करने पे आया 50%। यानी प्राइस अगर 50% तक कम हो जाती है तो डिमांड 25% तक बढ़ जाती है। इसको हम ऐसे रीड करेंगे और हम हमारे ओरिजिनल फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो चेंज कितना था क्वांटिटी में 25%, तो 25 ऊपर लिखेंगे और प्राइस में 50, तो 50 नीचे लिखेंगे और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5। तो ये हमारा केस हो जाएगा इन इलास्टिक डिमांड का। अच्छा, इन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक डिमांड्स क्या होते हैं वो आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो ये जो 0.5 होगा ये लेस देन 1 है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1 है। तो ये कौन सा केस हो गया इन इलास्टिक डिमांड का। इन इलास्टिक डिमांड वो होती है जहाँ पे प्राइस में ज़्यादा चेंज होने की वजह से डिमांड में कम चेंज होता है। जैसे यहाँ पे प्राइस में तो 50% चेंज हुआ, प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ, पर डिमांड में सिर्फ 25% ही चेंज हुआ, यानी डिमांड में कम चेंज हुआ। तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो इनइलास्टिक डिमांड के केसेस होते हैं। तो अभी हमने क्या समझा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फर्स्ट मेथड है परसेंटेज मेथड उसको समझा, उसके फॉर्मूलोज को समझा। अब हम समझते हैं कि जो परसेंटेज मेथड है ये फर्दर 5 पार्ट्स में और डिवाइड है। इलास्टिक डिमांड, अब समझते हैं कि परसेंटेज मेथड जो है वो 5 पार्ट्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करता है। तो सबसे पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, दूसरा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, चौथा है इलास्टिक डिमांड और लास्ट है इन इलास्टिक डिमांड। तो इन सब टाइप की इलास्टिसिटीज़ को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड डायग्राम्स भी पूछे जाते हैं। तो हम सारे डायग्राम्स को अच्छे से समझते हुए इनके कंसेप्ट्स को भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। सबसे पहले होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जैसे कि इसमें नाम ही लिखा है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता। अब क्या चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइस की बात नहीं कर रहे, हम डिमांड की बात कर रहे हैं। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब यहाँ पे डिमांड चेंज नहीं हो रहा है बट जो प्राइस है वो चेंज होता जा रहा है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसका जो डिमांड कर्व है वो पैरेलल टू OY एक्सिस है। इसका मतलब अगर हम क्वांटिटी जो भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर प्राइस OP 0 है तो भी उतनी क्वांटिटी मांग रहे हैं, OP 1 है तो भी उतनी क्वांटिटी मांग रहे हैं। तो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है, इन इलास्टिक का मतलब जिसमें कोई चेंज ना हो और परफेक्टली का मतलब पूरी तरह से चेंज ना हो। अब आगे हम इलास्टिक डिमांड पढ़ेंगे तो उसमें कुछ हद तक डिमांड जो होती है वो चेंज होती है, बट ये जो टर्म लिखी है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। इसका मतलब डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इलास्टिक डिमांड में तो चेंज होगा जो हम आगे पढ़ेंगे 5th वाला पॉइंट, बट ये जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि इसमें डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और जो डिमांड कर्व है वो हमारा पैरेलल टू OY एक्सिस बनेगा। तो ऐसा किन गुड्स में होता है, ऐसा जैसे लाइफ सेविंग गुड्स हो गए, जैसे मेडिसिन्स वगैरह हो गए, उन केसेस में होता है। अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि किसी भी मेडिसिन का प्राइस 10 रुपीज़ है और उस प्राइस पे वो 100 यूनिट्स उसकी जो है मार्केट में डिमांड होती है, तो अगर उसका प्राइस 10 से 20 हो जाएगा तो भी उसकी जो डिमांड रहेगी वो 100 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि पर्सनस को जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शंस दे के रखा है कि आपको इतनी मेडिसिन पर डे लेनी है ये, तो वो उतनी ही लेंगे। प्राइस के ज़्यादा होने से वो मेडिसिन का कंजम्पशन करना कम नहीं कर देंगे। और इसका रिवर्स अगर हम देखें तो प्राइस अगर 10 से 5 हो जाता है तो यूँ नहीं अगर वो एक दिन में वो 1 टैबलेट खाते तो एक दिन में 4 टैबलेट्स खाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। कंजम्पशन फिक्स ही रहेगा। तो इसमें जो है वो डिमांड चेंज नहीं होती, चाहे प्राइस चेंज हो जाए पर डिमांड चेंज नहीं होगी। अब ये मत बोलिएगा कि मैम उनकी डिमांड अगर बढ़ गई क्योंकि पेशेंट्स बढ़ गए, यहाँ हम अदर फैक्टर्स को
कंसीडर नहीं कर रहे हैं या सिर्फ हम प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं, तो अदर फैक्टर्स जो होते हैं जो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं उनको हम कांस्टेंट रख के चलते हैं, इसीलिए उनका कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ प्राइस का डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, दूसरे फैक्टर्स का डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ अपने कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखिए, मिक्स मत होइए। इससे पहले जिन्होंने मेरे लॉ ऑफ डिमांड के वीडियोस को नहीं देखे, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। एक मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है लॉ ऑफ डिमांड में, अगर आप वो एक वीडियो देख लेंगे तो वो पूरा कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करते हुए चलिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आपको परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए, जैसे इसका नाम ही बता रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब इसमें प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट क्वांटिटी जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। यानी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, चेंज होने वाली डिमांड है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। परफेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर प्राइस 0.1% से भी बढ़ जाती है तो डिमांड जो होती है वो 50% से शिफ्ट हो जाती है। यानी अगर प्राइस 0.1% से बढ़ गई तो जो डिमांड है 50% से डिक्रीज़ हो जाती है। यानी प्राइस में बिल्कुल मिनिमम और नो चेंज की वजह से भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज होने को दिखता है। वैसे रियल लाइफ में इसका कोई एग्जाम्पल तो नहीं होता है इस टाइप की डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, बट अगर कोई एक ऐसी कमोडिटी है जिसका एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट मतलब जो उसी की तरह काम करता है, तो उस केस में हमें ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने को मिलती है। अगर कमोडिटी ए का जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी बी है, अगर ए के प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा तो उसके जो भी कंज्यूमर्स हैं मोर देन 80% वो बी को शिफ्ट हो जाएंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं वो OX एक्सिस के पैरेलल होता है। इसका मतलब यहाँ प्राइस कांस्टेंट रहती है या बिल्कुल ना के बराबर 0.01% चेंज होती है तो भी हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर जाती है। तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है पर यहाँ पे डिमांड चेंज हो रही है। अगला टाइप ऑफ डिमांड होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अच्छा, एक बात और बतानी थी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में जो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस होती है वो 0 होती है और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में जो इलास्टिसिटी होती है वो इन्फिनाइट होती है। अब हम पढ़ते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि जितना परसेंटेज प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही सिमिलर परसेंटेज जो होता है वो क्वांटिटी में चेंज होता है। तो प्राइस में अगर 10% चेंज हुआ है, यानी अगर प्राइस 10% इंक्रीज हुआ है तो डिमांड 10% डिक्रीज हुई है, तो दोनों का जो परसेंटेज है वो सेम है, तो उस केस में हमारा जो डिमांड होगा वो यूनिटरी इलास्टिक होगा, क्योंकि जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, एग्जैक्ट 1 आएगा। जब हमारा आंसर एग्जैक्ट 1 आएगा तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वो किस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताता है, तो आपको लिखना है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकी एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, हर एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्लीज़ मेंशन करिए कि ये कौन सी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो प्लीज़ आप याद रखिएगा, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होती है जिसमें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 1। 1 क्यों आता है, क्योंकि सेम चेंज इन परसेंटेज का जो चेंज है वो सेम रहता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस डिमांडेड में। तो उसी तरह से आप इसके डायग्राम को जैसे देख रहे होंगे कि जितना क्वांटिटी परसेंटेज प्राइस में चेंज आया है उतना ही परसेंटेज क्वांटिटी में चेंज आया है। तो जो भी हमारा डिमांड कर्व बनेगा इन सारे जॉइंट्स को ड्रॉ करते हुए, तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी होता है। प्लीज़ याद रखिए, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी बोलते हैं। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हम इसके सारे डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनता है वो क्या होता है, वो एक सारे पॉइंट्स में जितना भी वो बॉक्स बनेगा, वो जो बॉक्स बनेगा वो सेम साइज का होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए अब आइए हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी जो डिमांड में है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है जबकि प्राइस में जो है वो कम
चेंज हो रहा है। ऐसा कौन सी कमोडिटीज़ के लिए होता है? लग्जरी कमोडिटीज़ के लिए होता है। अगर लग्जरी कमोडिटीज़ की प्राइस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है बट उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो इलेसिटी ऑफ डिमांड में क्या हो रहा है, जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है जबकि प्राइस जो है वो कम चेंज हो रहा है। सपोज अगर डिमांड में 20% चेंज आ गया क्योंकि प्राइस में 5% चेंज आ गया, अगर प्राइस 5% से बढ़ गई तो डिमांड 20% से इंक्रीज होगी। इसका मतलब डिमांड में ज़्यादा चेंज है और प्राइस में कम चेंज है। तो ऐसी इलेसिटी को हम बोलते हैं ऐसी डिमांड को हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो मोर देन 1 आएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि क्वांटिटी में 20% चेंज आया, डिमांड में 5% चेंज आया। अगर हम उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी चेंज इन डिमांड के न्यूमेरिकल को ऊपर रखते हैं, तो हम 20 को ऊपर रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे? चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस कितना है? 5%। तो 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4, यानी जो 4 हमारा आंसर आया इट इज़ मोर देन 1। तो इलेसिटी ऑफ प्राइस हमेशा क्या होगी? इसमें मोर देन 1 होगी या मोर देन यूनिटरी होगी। अब चलिए हम पढ़ते हैं लास्ट इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा इलास्टिक डिमांड का। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो डिमांड करते हैं कमोडिटीज़ की वो लेस होगी एज कम्पेयर टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। और यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से वो लेस देन 1 आएगा। वही पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारी प्राइस में 20% का चेंज आया बट क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ 5% का चेंज आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया? 5%, 5। और नीचे हम क्या लिखेंगे? जो प्राइस में चेंज आया वो 20%। तो 5/20, तो ये आंसर आएगा 0.25। तो इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है, इसीलिए हम ये बोलेंगे कि ये इन इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी डिमांड में है वो कम चेंज आ रहा है जबकि प्राइस में जो है वो ज़्यादा चेंज आ रहा है। ऐसा कौन सी कमोडिटीज़ के लिए होता है? ऐसा नेसेसिटी कमोडिटीज़ के लिए होता है। जो बेसिक नेसेसिटीज़ की कमोडिटीज़ हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उन केसेस में इस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऑब्जर्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आप इसके डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है बट जो डिमांड में है वो कम चेंज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब टाइप्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम सारी इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड का एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस न्यूमेरिकल में देख रहे हैं, हमारा ओरिजिनल प्राइस था 10, उस पर हम क्वांटिटी डिमांड करते थे 40 बट प्राइस जो है वो 10 से कम होकर 8 हो गया। तो डिमांड जो है वो 40 से बढ़ के 50 हो गई। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ऊपर लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में चेंज आया? 50 माइनस 40 जो कि है 10। और प्राइस में कितना चेंज आया? 8 माइनस 10 जो कि है 2। और जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो 40 और जो ओरिजिनल प्राइस है वो 10 है। जब हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जो प्राइस वाला है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी रिवर्स एंट्री हो जाएगी उसकी। उसको हम 2/10 ना लिखे 10/2 लिखेंगे। और जो क्वांटिटी है वो तो न्यूमरेटर में है तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.25। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो मोर देन 1 है। जब भी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मोर देन 1 होती है तो वो किस तरह की डिमांड होती है? वो इलास्टिक डिमांड होती है। चलिए जी, जैसा कि आप एग्जांपल नंबर 2 में देख रहे हैं, पहले हमारी प्राइस थी 100 तो क्वांटिटी डिमांड थी 50 और प्राइस 100 से बढ़ के 125 हो गई। तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गई 50 से 40। फॉर्मूले में पुट करते हैं चेंज इन क्वांटिटी 50 माइनस 40 10, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड 50, चेंज इन प्राइस कितना आया? 125 माइनस 100 25 और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस 100। इसको फॉर्मूले में पुट करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 0.8 जो कि लेस देन 1 है। तो इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो किस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी? इन इलास्टिक डिमांड। चलिए कि जैसा आप इस न्यूमेरिकल में देख रहे हैं, पहले प्राइस थी 5 अब हो गई 6, पहले क्वांटिटी डिमांड थी 100 अब हो गई क्वांटिटी डिमांडेड 80। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना आया? डिमांड में चेंज, क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया? 20, 100 माइनस 80 20। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है? 100। और प्राइस में कितना चेंज आया? 1 का, और ओरिजिनल प्राइस है 5। जब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। यानी इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ
प्राइस है या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसके बराबर है 1। और जब भी 1 आता है तो वो कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, वो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इसका मतलब जितना परसेंट प्राइस में चेंज आया उतना ही परसेंट हमारी क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आया है। तो ये हमारा जो एग्जांपल है, जो न्यूमेरिकल है, वो किसका है, परफेक्टली यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का एग्जांपल है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे होंगे, पहले प्राइस 18 था तो हम क्वांटिटी डिमांड करते थे 12, और अब प्राइस कितना हो गया है, 15 हो गया है, तो भी हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 12। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है 12 माइनस 12 0, और ओरिजिनल क्वांटिटी है 12, और चेंज इन प्राइस कितना आ गया है 3, और ओरिजिनल जो प्राइस है वो कितना है हमारा 18। जब हम इसको पुट करेंगे फॉर्मूलेज में और सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारा ऊपर का जो न्यूमरेटर आएगा वो 0 इंटू 18, और जो नीचे का डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा 12 इंटू 3। तो 18 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0/36। 0 जब भी हमारा न्यूमरेटर में होता है और नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर होता है तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो कौन सी होगी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 0 होती है। और अगर हम इसका रिवर्स देखें, अगर न्यूमरेटर में 36 होता और डिनोमिनेटर में 0 होता, अगर ऊपर 36 होता और नीचे 0 होता तो हमारा आंसर आता है इनफिनाइट, यानी वो कुछ तरह की डिमांड हो जाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ डिमांड समझ में आए होंगे, इसके डायग्राम समझ में आए होंगे, इनके कर्व समझ में आए होंगे, इनके न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। एक न्यूमेरिकल्स के लिए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं 8-10 न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए उस न्यूमेरिकल वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसमें आपको सारे न्यूमेरिकल समझाऊंगी कि वो सॉल्व किस तरह से किए गए हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है वो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट होता है। अब जो हमारा सेकंड मेथड होता है प्राइस इलास्टिसिटी को मेज़र करने का, वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम उसको पढ़ेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को। चलिए समझ लेते हैं मीनिंग ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करते हैं बाय चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी हम कमोडिटी में करते हैं उसकी टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। क्वांटिटी की डिमांडेड की जगह हमने एक नया वेरिएबल ले लिया, वो वेरिएबल है टोटल एक्सपेंडिचर, और एक जो वेरिएबल है प्राइस वो हमारा पहले भी वही था, अभी भी यही है। पहले हमने परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या वेरिएबल्स लिए थे, क्वांटिटी को लिया था और प्राइस को लिया था, बट यहाँ पे हम क्वांटिटी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि किसी भी कमोडिटी को खरीदने से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है और उसकी जो प्राइस है उसमें कितना चेंज होता है। तो ये दो वेरिएबल्स को लेके हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी कमोडिटी में टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, जितने यूनिट्स हम उसके खरीदते हैं इनटू प्राइस पर यूनिट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी कमोडिटी के 100 यूनिट्स खरीदती हूँ और एक यूनिट की प्राइस है 5, तो मेरे को कितने अमाउंट पे करना पड़ेगा, यानी कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा उस 100 यूनिट्स को खरीदने के लिए, 100 इंटू 5, दैट इज़ 500। टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला यही होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंडिचर को ले रहे हैं और प्राइस को ले रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल इजी सा और सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने आपको इतना इजी लैंग्वेज में और इतने इजीली टर्मिनोलॉजी में हर चीज़ समझाई है, एक सिस्टमैटिक वे में हर एक चीज़ को मैंने आपको समझाया है, तो आपको बिल्कुल ईजीली और अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जैसे परसेंटेज मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, बट इसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको हमने सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है इलास्टिक डिमांड, दूसरा है इनइलास्टिक डिमांड और तीसरा है यूनिटरी डिमांड। चलिए अब इन डिमांड्स को एक एक करके हम पढ़ते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक डिमांड किसे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब प्राइस कम होगा तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होगा। देखिए प्राइस कम होने पे हम क्वांटिटी तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, पर जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो ज़्यादा होगा। यानी प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो रही है, पर जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहा है। और जबकि प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड हम कम कर रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है।
तो इस केस में जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है इलास्टिक डिमांड इन केस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, प्राइस कम होगी पर टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, और प्राइस ज़्यादा होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होगा। जैसे कि आप इस डिमांड शेड्यूल में देख रहे होंगे, यानी प्राइस पहले 60 थी तो हम 10 यूनिट्स खरीदते थे तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था हमारा 600, यानी प्राइस ज़्यादा है 60 है तो टोटल एक्सपेंडिचर है 600। जबकि प्राइस 60 से 50 हो गई तो हम कितनी क्वांटिटीज़ खरीदते हैं, 10 की जगह हम 13 क्वांटिटी, यानी डिमांड तो बढ़ गई, प्राइस के कम होने से डिमांड तो बढ़ गई बट टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया हमारा 650 हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है इलास्टिक डिमांड के केस में, प्राइस के कम होने से एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि प्राइस 50 है तो एक्सपेंडिचर है 650, और प्राइस के ज़्यादा होने से एक्सपेंडिचर कम हो रहा। जैसे कि प्राइस यहाँ पे 60 है तो एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 600। अगर आपने इलास्टिक डिमांड याद कर लिया तो बस इसका जस्ट रिवर्स ही करना है इन इलास्टिक डिमांड में। अब इलास्टिक डिमांड का जस्ट रिवर इन इलास्टिक डिमांड में, इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, जब प्राइस कम होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, और जब प्राइस ज़्यादा होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। और इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन 1 होती है। जैसे कि हमने परसेंटेज मेथड में भी पढ़ा, इन इलास्टिक डिमांड में जो हमारी इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, पहले प्राइस 60 थी तो टोटल एक्सपेंडिचर था हमारा 600। कैसे निकला टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इनटू क्वांटिटी दैट इज़ 60 इंटू 10 दैट इज़ 600। उसके बाद प्राइस 60 से 50 हो गई तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया, 600 से 550। ये कैसे निकला, 50 इंटू 11 दैट इज़ 550। यानी आप देख रहे हैं प्राइस ज़्यादा है तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, प्राइस कम है तो एक्सपेंडिचर कम है। इसका मतलब ये जो इलास्टिसिटी हो गई वो कौन सी इलास्टिसिटी हो गई, इन इलास्टिक डिमांड। अब हम पढ़ते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, प्राइस चेंज होगी पर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहेगा, वो होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस किसी भी चीज़ की 60 है, क्वांटिटी डिमांड होती है 10 तो टोटल एक्सपेंडिचर 600, और अगर प्राइस उसकी 60 से 50 हो गई और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है 10 से 12 पर टोटल एक्सपेंडिचर भी है 600। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्राइस में चेंज होने की वजह से कुछ एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। प्राइस 60 थी तभी भी हमारा एक्सपेंडिचर 600 था, और प्राइस 50 है तो भी हमारा एक्सपेंडिचर 600 है। इसका मतलब जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता जबकि प्राइस में चेंज होता है, यानी प्राइस में चेंज होने की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं होता, तो इसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, इन इलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। न्यूमेरिकल्स मोस्टली परसेंटेज मेथड्स के ही पूछे जाते हैं, इन मेथड्स के आपके बोर्ड एग्जाम्स में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज मेथड के न्यूमेरिकल्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें 10-15 न्यूमेरिकल्स आपको आराम से सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हम थर्ड मेथड को पढ़ते हैं, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, लाइन सेगमेंट बिलो द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट अबव द पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। जैसा कि आपको इसमें एक डिमांड कर्व दिख रहा होगा, उसमें डिफरेंस अलग अलग तरह के पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, ए आर के, ये सारे आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे। तो पॉइंट मेथड में हमें करना ये होता है कि अगर हमें किसी एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेज़र करना है, यानी अगर हमें के पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेज़र करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, के अपॉन बी, क्योंकि हमें पहले क्या लिखना पड़ता है, लोअर सेगमेंट, यानी के के नीचे क्या है बी, तो वो के का लोअर पार्ट हुआ। तो कैसे लिखना पड़ता है, के अपॉन बी, और नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं वो हम अपर सेगमेंट लिखते हैं। तो के ऊपर क्या है, आर और ए, तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, ए, तो ऊपर वाले पॉइंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, के ए। तो जो लोअर सेगमेंट वाला जो पार्ट होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, जैसे कि के नीचे क्या है, बी वाला पॉइंट है तो के बी ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जो के ऊपर वाला पार्ट है, के ऊपर क्या है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट ए है तो ऊपर लिखेंगे हम के अपॉन
ए। तो इस पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कितनी होती है 1। उसी तरह से आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे देंगे, तो हर एक पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको बोलेंगे इलास्टिसिटी निकालने के लिए, तो उस पॉइंट से लेकर लोअर वाला जो पॉइंट होगा वो आपको न्यूमरेटर में रखना है, और उस पॉइंट से लेकर जो उसका अपर वाला पॉइंट होगा वो आपको डिनोमिनेटर में रखना है। ऐसे इसके कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ एक आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए है। आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए और इसका कैसे इसको लिखते हैं, डिराइव करते हैं, वो आपको लिखना आना चाहिए। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि पॉइंट इलास्टिसिटी, यानी अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करना है, हमें ये पता लगाना है कि के पॉइंट पे कितनी इलास्टिसिटी है, बी पॉइंट पे कितनी है, ए पॉइंट पे कितनी है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लाइन सेगमेंट अपॉन अपर लाइन सेगमेंट। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, इसमें हमें एक डिमांड कर्व दे के रखा है और उसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स दे के रखे हैं आर डी डी। तो डिमांड कर्व है, एक पॉइंट दे के रखा है आर और एक पॉइंट दे के रखा है हमें R1। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हमें इलास्टिसिटी मेज़र करने को बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हमें ये बोला जाता है कि फाइंड आउट द इलास्टिसिटी बिटवीन द पॉइंट R एंड R1, यानी आर्क का मतलब क्या होता है, एक कर्व में 2 पॉइंट्स में जब हमें इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए बोला जाता है तो उसे हम बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें हम इलास्टिसिटी कैसे मेज़र करते हैं, वी कैन मेज़र द इलास्टिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द demand curve. For example, the measure of elasticity between point R and R1 on demand curve DD is the measure of arc elasticity. और इस आर्क इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए हम परसेंटेज मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, इसके कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, सिर्फ परसेंटेज मेथड्स और के आते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड्स के न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते हैं। और जो भी एग्जांपल्स से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के वो मैंने आपको सारे बता दिए। और इसी के साथ जो है वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा टाइप जो था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, बस वहाँ पे हमने प्राइस लिया था, यहाँ हमें क्या लेना है, डिनोमिनेटर में इनकम लेना है। सेम फॉर्मूलेस पुट करने हैं, सेम ही तरह से न्यूमेरिकल्स करने हैं, हालांकि न्यूमेरिकल्स इससे भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जहाँ तक आप फॉर्मूला देख रहे होंगे, जब हम लोग प्राइस डेल्टा पी अपॉन पी करते थे तो पी की जगह हमने सिर्फ वाई ले लिया है। इकोनॉमिक्स में हम इनकम को हमेशा वाई से डिनोट करते हैं, तो बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हैं जो हमने परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनल चेंज इन मेथड में सीखा है। बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हमने प्राइस लिया है और यहाँ पे हमने इनकम लिया है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से उसने कितनी चेंज कर दी क्वांटिटी की डिमांड में, वो हम पढ़ते हैं इनकम इफेक्ट। यानी यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कौन से रहे, एक तो क्वांटिटी डिमांडेड रहा और एक रहा हमारा परसेंटेज चेंज इन इनकम, एक इनकम और एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये 2 वेरिएबल्स को हम स्टडी करते हैं। फर्दर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। और पॉजिटिव को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी डिमांड। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, ये उन गुड्स के लिए होती है जब हमारी इनकम बढ़ने पे जिन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो जो हम कमोडिटीज़ परचेज़ करते हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो जो हम कमोडिटीज़ को परचेज़ करते हैं वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इसका जो कर्व है वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है, इसीलिए हम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अगर हमारा इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, यानी जो दोनों है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनकम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। और अगर इनकम कम हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, यानी दोनों डाउनवर्ड में मूव कर रहे हैं। तो यानी सेम डायरेक्शन में जो भी चीज़ें मूव करती हैं तो वो पॉजिटिव कहलाती हैं। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब भी हमारा इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी उन कमोडिटीज़ को, जब इनकम कम होगा तो उन कमोडिटीज़ की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी।
फर्दर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, इनकम, इलास्टिक डिमांड। इनकम इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, जब जो क्वांटिटी डिमांड जो है उसमें ज़्यादा चेंज आएगा बट जो प्राइस या इनकम में चेंज आएगा वो कम होगा। इफ़ द प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी इज़ ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन द इनकम देन इट विल बी मोर देन यूनिटी। यानी इस केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो कैसी है, मोर देन यूनिटी, यानी इट्स इज मोर देन 1। और ये कौन से केसेस ऑफ गुड्स में होती है, जैसे लग्जरी कार्स, टीवी, कलर टीवी, ज्वेलरीज, दे आर हैविंग एन हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिमांड। यहाँ पे जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है जबकि इनकम थोड़ी सी चेंज हो रही है। अगर मेरी इनकम में 10% की ग्रोथ हो रही है या अगर मेरी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो जो मैं इन चीज़ों की डिमांड कर रही हूँ मार्केट में वो मैं 20% से कर रही हूँ, यानी डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है बट इनकम में कम चेंज हो रहा है। और उसका रिवर्स जो है वो है इनकम इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें क्या हो रहा है, डिमांड में कम चेंज हो रहा है जबकि मेरी इनकम में क्या हो रहा है, ज़्यादा चेंज हो रहा है। ये किन चीज़ों के लिए होता है, नेसेसिटी गुड्स के लिए होता है, जैसे क्लोथ्स हो गए, सोप हो गए, कोई फूड हो गया। तो इन चीज़ों में जो मेरी इनकम का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इनकम इलास्टिसिटी जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट मूव करेगी, यानी इनकम ज़्यादा चेंज होगी और इन चीज़ों की डिमांड में कम चेंज होगा। यानी क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो अगर मेरी इनकम कम भी होगी तो भी मैं अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए इन चीज़ों की डिमांड करती हूँ, बट अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं अननेसेसरी अपनी जो डिमांड है वो इन गुड्स के लिए नहीं करूँगी, जबकि मैं लग्जरी गुड्स और कंफर्टेबल गुड्स की तरफ मूव करूँगी। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि इनकम के बढ़ने से हम क्वांटिटी की डिमांड जो है वो कम करते हैं, यानी इनकम में ज़्यादा चेंज और क्वांटिटी में कम चेंज। उसी तरह से यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी में आपको पता होगा कि सेम तरह का चेंज होता है, अगर इनकम 10% बढ़ गई तो डिमांड भी 10% बढ़ जाती है। तो ये होती है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। यानी इनकम इलास्टिसिटी में 3 तरह की इनकम इलास्टिसिटी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो हमने पढ़ ली, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और यूनिटरी इलास्टिसिटी। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी में जो होगी, इनकम बढ़ेगी तो उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, और इनकम कम होगी तो उन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो बेसिकली सुपीरियर गुड्स के लिए इन्फीरियर गुड्स के लिए होते हैं। यानी पर्सन की इनकम कम होती है तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं, और पर्सन की इनकम बढ़ती है तो वो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम करता है। तो यहाँ पे इनकम बढ़ी और डिमांड जो है वो कम हो गई इन्फीरियर गुड्स की, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसको बोला देयर इज़ अ नेगेटिव इनकम इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इनकम के बढ़ने से उस इन्फीरियर गुड्स की कमोडिटीज़ की जो डिमांड है वो कम हो गई, और इनकम के कम होने से उस जो इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसीलिए इसे हमने बोला है नेगेटिव इनकम इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, और पॉजिटिव में सेम डायरेक्शंस में मूव करते हैं। और ज़ीरो इनकम इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, इनकम के बढ़ने या कम होने से इन चीज़ों की डिमांड में कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है, ज़ीरो। अगर मेरी इनकम में 10% का इंक्रीमेंट हुआ तो भी मैं इन चीज़ों की डिमांड नहीं करूँगी, और अगर मेरी इनकम में 10% का डिक्रीमेंट हुआ तो भी मैं इन चीज़ों की डिमांड में चेंज नहीं लाऊंगी। ऐसे कौन से कुछ होते हैं, जैसे सॉल्ट जो होता है वो ज़ीरो इनकम इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंडर आता है। चलिए आइए अब हम थर्ड टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि आपको पता है क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स पे अप्लाई होती है। जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमने डायग्राम पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, तो हमने देखा था कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। यानी अगर एक सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर क्या करता है, उसको परचेज़ ना करके जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी डिमांड को बढ़ा देता है। यानी यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स वो पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस एक कमोडिटी की बढ़ रही है, उसकी वजह से जो दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी हमारी बढ़ रही है। यानी यहाँ प्राइस भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। यानी जब दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो किस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गई, वो हमारी होगी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
उसका जस्ट अपोजिट होता है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। जैसे आपको याद होगा हमने पढ़ा था, अगर कार का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है तो जो पेट्रोल की डिमांड होती है कम हो जाती है। यानी एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड दूसरी चीज़ की कम हो रही है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, इसीलिए हम इसे नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं और ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखने को मिलता है। थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये उन चीज़ों के लिए होती हैं जो एक दूसरे से कोई रिलेटेड ही नहीं होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया टी और टीवी सेट का। अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो उससे टीवी सेट की डिमांड में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो गुड्स आइडेंटिकल इन नेचर है, उन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर टी की प्राइस बढ़ गई तो उससे टीवी की डिमांड में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और अगर टीवी की प्राइस बढ़ गई तो उसकी वजह से टी की डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम बोलते हैं ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी यहाँ पे जो दो चीज़ें ऐसी एक दूसरे से अनरिलेटेड गुड्स जो होते हैं उनका एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड में कोई भी असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कैसी होती है? ज़ीरो होती है। So we can say that cross elasticity of demand is said to be zero when a change in price of one commodity does not affect the demand or अदर कॉमोडिटी। जब एक की प्राइस में चेंज है तो उससे दूसरे की डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता है। और ये कौन से टाइप ऑफ कॉमोडिटीज़ पे एप्लीकेबल होती है? अनरिलेटेड गुड्स पे एप्लीकेबल होती हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये तीनों तरह की इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड समझ में आए होंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके जो भी 4 मेथड्स हमने पढ़े, उन मेथड्स के अंदर भी किस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स को हम मेज़र करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हमने 5 तरह की इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसके अंदर हमने 3 तरह की इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड पढ़ी। फिर हमने पॉइंट मेथड पढ़ा, आर्क मेथड पढ़ा। उसके बाद हमने इनकम मेथड पढ़ा, जिसके अंदर हमने 3 तरह की इनकम पढ़ी, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। फर्दर पॉजिटिव में 3 तरह की इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड को पढ़ा, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो को पढ़ा। तो प्लीज़ ये जो आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स नहीं आते, सिर्फ थियोरेटिकल वर्क आता है और डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन पूछ लेते हैं आपसे। और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सिर्फ परसेंटेज मेथड के होते हैं। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड होगा जिसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ आप उस न्यूमेरिकल वाले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कई बार थियोरेटिकल पोर्शन में आपसे 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते हैं। तो इसके कुछ 5 इंपॉर्टेंस होते हैं, वो भी हम हमारी आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्टर है अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर किसी भी कमोडिटी का क्लोजली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो उसमें जो इलास्टिसिटी रहेगी, जो डिमांड की इलास्टिसिटी रहेगी, वो इलास्टिक डिमांड रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट के कमोडिटी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाएगा तो जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट गुड्स को खरीदेंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कॉफ़ी के प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए बट टी के प्राइस कांस्टेंट है तो क्या करेंगे? कंज्यूमर्स कॉफ़ी को ज़्यादा परचेज़ करेंगे और टी को कम परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कॉफ़ी के प्राइस में कम होने की वजह से जो उसकी डिमांड है मार्केट में बढ़ गए, जबकि जो प्राइस है टी का वो कांस्टेंट है। यानी अगर सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ का प्राइस कम हो जाता है, तो जो कंज्यूमर्स हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स को परचेज़ करते हैं। तो इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? इलास्टिक डिमांड होगी। यानी प्राइस में कम चेंज बट डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज। दूसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ कमोडिटी, यानी हम किस तरह के गुड्स को खरीदते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर हम नेसेसिटी फूड आइटम्स को खरीदते हैं तो वहाँ पे इनइलास्टिक डिमांड रहती है। इसका मतलब प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है पर डिमांड में कम चेंज होता है। और उसी तरह से अगर हम लग्जरी और कंफर्टेबल गुड्स को खरीदते हैं तो वो हमारी डिमांड कौन सी होती है? इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब प्राइस में कम चेंज होने की वजह से डिमांड में ज़्यादा
चेंज हो जाता है। तो नेचर ऑफ कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी रहेगी। अगर वो नेसेसरी कमोडिटीज़ हैं तो जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक रहेगी, और अगर वो लग्जरी या कंफर्टेबल गुड्स हैं तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड वाली रहेगी, यानी प्राइस में कम चेंज, डिमांड में ज़्यादा चेंज। उसके बाद आता है प्रपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड। अगला फैक्टर है कि प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, यानी हम कितना अपना इनकम का पार्ट जो है वो उन गुड्स पे स्पेंड करते हैं। अगर हम हमारे इनकम का थोड़ा सा पार्ट उन गुड्स पे स्पेंड करते हैं तो उसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो इनइलास्टिक रहेगी। यानी अगर हमारा अगर जैसे कि हम सोप, सॉल्ट, मैच बॉक्स जो डेली यूज़ की चीज़ें रहते हैं तो उसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो इनइलास्टिक रहेगी, क्योंकि हम इसमें जो है हमारी स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम का स्पेंड करते हैं। और उसी तरह से अगर हम ऐसी जो चीज़ है जो बहुत महंगी है या जहाँ पे हमें हमारी इनकम का बहुत ज़्यादा पार्ट स्पेंड करना पड़ता है तो उस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो हाईली इलास्टिक रहेगी। यानी अगर उन चीज़ों की प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। जैसे अगर मेरे को फर्नीचर ख़रीदना है या क्लोथ्स ख़रीदना है जहाँ पे कि मेरी इनकम का कुछ ज़्यादा पोर्शन यूज़ हो रहा है, तो फर्नीचर और क्लोथ्स का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। अगला फैक्टर है द नंबर ऑफ़ द यूजेस ऑफ कमोडिटी। अगला है नंबर ऑफ़ द यूजेस ऑफ कमोडिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है जिसको हम बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो हम उसको इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए ही यूज़ करेंगे। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा रहेगा, प्राइस में थोड़ा सा चेंज, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा वो इलास्टिक डिमांड रहेगा। और अगर इलास्टिसिटी की जो प्राइस है वो कम है तो हम उसको लेस इम्पॉर्टेंट वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा वो हाईली इनइलास्टिक रहेगा। अगला फैक्टर आता है टाइम फैक्टर, यानी अगर शॉर्ट रन के लिए है, शॉर्ट रन के लिए कोई भी कुछ डिमांडेड होते हैं, शॉर्ट रन में इतनी जल्दी उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो अगर उसकी प्राइस भी चेंज होती है तो डिमांड में थोड़ा सा कम चेंज होता है। तो शॉर्ट रन में हमेशा जो उसकी डिमांड रहेगी वो इनइलास्टिक रहेगी, बट लॉन्ग रन में उसके सब्स्टिट्यूट्स आ जाते हैं तो उसकी जो डिमांड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। अगर लॉन्ग रन में किसी भी कमोडिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा है तो कंज्यूमर उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएगा, यानी प्राइस में थोड़ा चेंज आ जाएगा तो डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाएगा। अगला फैक्टर है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर हम उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिक रहेगी, और अगर हम उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहेगी वो इनइलास्टिक रहेगी। अगला है प्राइस रेंज। कोई ऐसे गुड्स हैं जो बहुत ही कम प्राइस के मिलते हैं, तो अगर उसमें थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आता है तो उसकी जो डिमांड रहती है वो इनइलास्टिक रहती है। बट अगर मॉडरेट रेंज के गुड्स हैं तो उसमें जो अगर प्राइस में चेंज आ जाता है तो डिमांड जो होती है वो इलास्टिक डिमांड हो जाती है। सपोज़ अगर मैं एक कैंडी ख़रीदती हूँ जो मेरे को पहले 50 पैसे की मिलती थी, अब वो कैंडी मेरे को 1 रुपीज़ की मिलती है, तो बहुत मिनिमम अमाउंट मेरे को अपनी इनकम का उस पर स्पेंड करना पड़ता है। तो उसकी प्राइस अगर 50 पैसे से 1 रुपये भी हो गई तो भी मेरी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में जो मेरी डिमांड है वो इनइलास्टिक रहेगी। बट अगर मैं कोई ऐसी चीज़ ख़रीदती हूँ या ऐसे गुड्स को ख़रीदती हूँ जिस पे कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्राइस देनी पड़ती है तो उस पर जो इलास्टिसिटी होगी वो इलास्टिक डिमांड की होगी। अगला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जो रिचर कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है, यानी वो जो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं वो कंज्यूम करते ही रहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव टू वरी अबाउट देयर इनकम्स बिकॉज दे बिलोंग टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उनकी जो भी डिमांड है, अगर फॉल इन द प्राइस या प्राइस बढ़ जाता है तो उनकी डिमांड में कोई ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलता, तो उनकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो मिडिल इनकम पीपल होते हैं, जो पुअर इनकम पीपल होते हैं, अगर प्राइस किसी भी कमोडिटी या के प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो उनकी डिमांड ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है। तो इस केस में जो उनकी डिमांड होती है वो इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि वो जो प्राइस इफेक्ट है वो उनके बजट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर मीन्स रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन। रिचर सेक्शन की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक, और जो पुअर सेक्शन की जो डिमांड होती है वो कैसे होती है, इलास्टिक डिमांड होती है। तो आई होप आपको ये फैक्टर्स समझ में आए होंगे कि ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी पे कैसे इफेक्ट
डालते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत सारी चीज़ों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इम्पोर्टेंस है। चलिए आइए उनमें से कुछ फीचर्स देखते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इम्पोर्टेंस को मेज़र करने के बाद ही कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस है बिज़नेस डिसीज़न। जैसे कि आपको पता है बिज़नेस को बहुत तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि उनको अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी चाहिए और कितना आउटपुट का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो प्राइस और आउटपुट का प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें पहले ये पता लगाना होगा कि जो आउटपुट या जो कमोडिटी वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी डिमांड मार्केट में कैसी है। अगर उसकी डिमांड इनइलास्टिक है तो वो अपनी प्राइस को बढ़ा सकते हैं और प्राइस को बढ़ाने से अपने रेवेन्यू को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर उनके कमोडिटी की डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब अगर उसके कोई सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल हैं और अगर प्रोड्यूसर उन गुड्स की प्राइस बढ़ा देगा और उसे लगता है कि उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो उसके सब्सिट्यूट गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस अननेसेसरी नहीं बढ़ानी चाहिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस डिसीजंस लेने में। दूसरी चीज़ ये है, हमें ये देखना है कि नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है और वो कौन सी मार्केट में सेल हो रही है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है तो हमें पता है मोनोपोली मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट होता है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर से फॉर अ सेम प्रोडक्ट। एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपको रेलवेज़ का एग्जांपल देती हूँ, तो उसमें जो पर्सन ट्रेवल्स करते हैं तो जर्नल लोगों के लिए जो फेयर होता है टिकट का वो कम होता है। फर्स्ट क्लास एसी में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो उसका फेयर अलग होगा, सेकंड क्लास में चार्ज करेंगे तो उसका फेयर अलग होगा। तो सेम तरह की सर्विस दे रहा है, यानी वो ट्रेन एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे सारे पैसेंजर्स को पहुंचाएगी, बट जिस तरह की फैसिलिटी पैसेंजर अवेल करेगा उसे उसी तरह का चार्ज देना पड़ता है। अगर आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वर्क करते हैं और आप प्राइस डिफरेंशिएशन या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कर सकते हैं कंज्यूमर्स के साथ में, तो आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को बढ़ा सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने आप पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज कर दिया जिसकी वजह से अगर आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी, तो फिर आपको अपने प्राइस की प्रोडक्ट की प्राइसेस क्या रखनी पड़ेंगी, थोड़ी सी लो ही रखनी पड़ेंगी। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है इनइलास्टिक है और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो यू कैन इंक्रीज द प्राइस। अगर आपका सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल हो गया या अगर आप मोनोपोली करते हैं और गवर्नमेंट को लगता है कि आप कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके बिजनेस पे बैन कर सकती है या आपके बिजनेस को टेक ओवर कर सकती है। उस केस में जो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी और वहाँ पे आप अननेसेसरी प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। तीसरा फैक्टर ये है कि हमें फैक्टर प्राइसेस को डिटरमाइन करने का एक आइडिया लग जाता है। जैसे अगर हमें लेबर के वेजेस डिटरमाइन करने हैं तो हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल करता है प्रोड्यूसर वो इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिक का मतलब क्या है, अगर वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगा तो उसके जो कंज्यूमर्स होंगे वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस केस में प्रोड्यूसर अननेसेसरी अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकता प्रोडक्ट की, और अगर वो प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता तो वो लेबर्स को भी अननेसेसरी वेजेस नहीं देगा और यहाँ पे ज़्यादा वेजेस वो एफर्ट नहीं कर पाएगा लेबर्स को देने के लिए। और उसी के अपोजिट अगर उसकी जो कमोडिटी है उसकी जो डिमांड है इनइलास्टिक है तो वो अपने लेबर के जो वेजेस है वो उनको इंक्रीज़ कर सकता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड मार्केट में कैसी है, इलास्टिक डिमांड है कि इनइलास्टिक डिमांड है, उसी के अकॉर्डिंग से हम क्या अपनी वेजेस जो होती हैं लेबर की वो डिटरमाइन कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आप कोई भी चीज़ किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस कंट्री में वही कमोडिटी प्रोड्यूस नहीं होती तो आप उसको ज़्यादा रेट पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर जिस कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ उसी तरह की कमोडिटी के सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अवेलेबल है तो आपको अपनी कमोडिटी की प्राइस जो है वो लो रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इंटरनेशनल मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं होगा और अल्टीमेटली आपको अपना एक्सपोर्ट का बिज़नेस जो है वो शट डाउन करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को कम करना पड़ेगा। तो यही रीज़न्स हैं कि जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है तो वो पहले मार्केट रिसर्च करती है कि अगर इस तरह के गुड्स अवेलेबल हैं तो वो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो जनरली प्राइस अपने कम रखने का ही
अगर वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रखती है तो ही वो इंटरनेशनल मार्केट में टिक सकती है, अदरवाइज़ वो नहीं रह सकती। तो इंटरनेशनल ट्रेड में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमने इसमें जो पूरा कंसेप्ट था, जो पूरा बोर्ड पैटर्न के हिसाब से जो सिलेबस बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमने सारे टॉपिक्स कवर किए। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में हमने फर्दर उसको निकालने के मेथड्स पढ़े, प्रोपोर्शनेट, आर्क, पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में हमने पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी पढ़ी, नेगेटिव एंड ज़ीरो, और क्रॉस में भी हमने पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी एंड ज़ीरो इलास्टिसिटी पढ़ी। एज वेल एज हमने फैक्टर्स पढ़े, कौन कौन से फैक्टर्स प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस क्यों होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करना, क्योंकि हमें बहुत सारे बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे प्राइस और आउटपुट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो भी है किसी भी प्रोडक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी समझाए हैं। अब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो परसेंटेज मेथड के दूंगी, आपको एक असाइनमेंट दूंगी जिसमें कि मैं आपको समझाऊंगी कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल लेक्चर है। लास्ट टाइम एग्ज़ाम में आप बिल्कुल इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ 1 ही घंटे की क्लास है, 1 घंटे में आप पूरा एक चैप्टर को आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। आपके सारे कंसेप्ट्स एक साथ एकदम से ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ओवर होता है और मेरे साथ आने वाले लेक्चर्स में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और अपनी स्टडीज़ टाइमली कंटिन्यू कर पाएँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।